नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपको करा रहे थे, तो इससे पहले हमने इसका दूसरा पार्ट देखा था, जो कि साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। 25 से लेकर 50 तक, 26 से 50 तक हमने प्रश्न देखे थे। आज हम इसके आगे के जो है वो प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 51 से लेकर के प्रश्न नंबर 75 तक। और ये हमारा पार्ट नंबर जो है इसका तीसरा होगा सेट नंबर 3 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। तो 51 नंबर आपका प्रश्न है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम CARI कहते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है वो स्थित है। और यही प्रश्न शायद मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है वो स्थित है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन बरेली यहां पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बरेली के पास इज्जत नगर पड़ता है और इसी में जो है ये स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान जो है उससे संबंधित विभिन्न विषय जो है उन पर शोध भी जो है वो होता है। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1979 में स्थापना इसकी जो है वो हुई थी, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। 52 प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, 15 के बाद है 25 जनवरी, फिर है 15 फरवरी और फिर है 25 फरवरी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। एक और दिवस मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अलावा उसी दिन। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो पहला ही ऑप्शन तो कट जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और मैंने क्या कहा, इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, वो आपका है थल सेना दिवस। तो ये भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली, भांगड़ा, कथक या फिर कुचिपुड़ी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कुचिपुड़ी तो मैंने आपको काफी बार बताया है कि कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी कहाँ के लोग खा लेते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो अंधे हैं, नहीं दिखाई दे रहा, इस टाइप से थोड़ी सी ट्रिक से जोड़ सकते हैं केवल और केवल प्रश्न में ऑप्शन काटने के लिए। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी। भांगड़ा तो आप सभी जानते हैं, भांगड़ा जो है वो पंजाब का है, शॉर्ट में पी लिख दिया है। अब कथकली और कथक में से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो फिर बचा हमारा जो कथकली, ये कहाँ का है, तो ये जो है वो केरल का है। कथक में होता है क्या, कथक में 100 से अधिक जो घुंघरू होते हैं उनको पैरों में बांधकर फिर उसके बाद तालबद्ध पदचाप और विहंगम चक्कर जो है इसको नाम दिया गया है। ऐसे जो है ये शास्त्रीय नृत्य जो है वो होता है। 54 प्रश्न है, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। तो ये दो पदार्थ कौन से हैं। आर्सेनिक, कैडमियम, सल्फर क्लोरीन, मरकरी साइनाइड, मरकरी सल्फर। बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, तो ये दो पदार्थ जो है वो कौन से हैं। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर मरकरी साइनाइड, ये जो है बिल्कुल सही होगा। मरकरी का सूत्र क्या है, Hg होता है। अगला देखते हैं आपका 55 प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं जो है वो इनमें से कौन सी हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। या फिर अंग्रेजी और फ्रेंच, या फिर अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी, या फिर अंग्रेजी, चीनी, हिंदी, चीनी और रूसी। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं जो है वो कौन सी हैं। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी,
अरबी और स्पेनिश। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो टोटल कितनी 6 भाषाएं हैं आपकी, और इसकी कार्यकारी भाषा जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगर डायरेक्ट सरकारी भाषाएं ना पूछ करके कार्यकारी भाषा पूछा जाए तो अंग्रेजी और फ्रेंच जो है इसकी कार्यकारी भाषा के रूप में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 कि सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 90 सेकंड, लगभग 180 सेकंड, लगभग 340 सेकंड या फिर 500 सेकंड। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड जो है वो लगता है, और इसको हम मिनट में कहते हैं तो 8 मिनट 16.6 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी आपको देखने को मिलता है। तो 8 मिनट जो है उनको सेकंड में चेंज करके भी आप इसे ऑप्शन को जो है वो टिक कर सकते थे, क्योंकि अधिकतर जो है आपको प्रश्न में मिनट करके ही जो है वो पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर जो है वो दूरी है। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रमा जो है उससे पृथ्वी तक जो प्रकाश है वो पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.22 सेकंड का समय जो है वो लगता है। अगला प्रश्न 57 है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य जो है वो हो सकते हैं? अच्छा प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? 30 और 272, 80 और 540, 54 और 333 या फिर 60 और 500? बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं, इसी प्रकार आगे भी जो है वो करते रहें। आंसर की बात करते हैं 4 ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन 60 और 500 ये जो है वो सही होगा। विधानसभा जो है ये जनता के प्रतिनिधियों का सदन के रूप में जाना जाता है। न्यूनतम सदस्य संख्या इसकी 60 है और अधिकतम जो है वो 500 है। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि विधानसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 170 में जो है वो किया गया है। और विधानसभा जो सदस्य होते हैं वो राज्य के जो लोग होते हैं उनके प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर जो है वो कौन था? 4 नाम दे रखे हैं, एडविन ल्यूटेंस, धनपत राय चौधरी, ली कॉर्बुजियर और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से आपका पहले वाला ही ऑप्शन एडविन ल्यूटेंस जो है ये सही होगा। नई दिल्ली की लेकर पूछा गया है, परंतु पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी, लेकिन फिर उसे ट्रांसफर कर दिया गया था, तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है वो 1911 में स्थानांतरित की गई थी। और राजधानी के लिए दिल्ली को विकसित करना था, इसलिए अंग्रेज डिजाइनर थे जिनका नाम था सर एडविन लुटियंस, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था हर्बर्ट बेकर। उनको ये कार्य जो है वो सौंपा गया था। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 59 प्रश्न कि निम्न में से किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को अपने देश के मानद उपाधि से सम्मानित किया? जापान, श्रीलंका, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन नेपाल यहां पर जो है बिल्कुल सही होगा। भारत और नेपाल इनके द्वारा एक दूसरे के जो सेना प्रमुख हैं उनको सम्मानित किए जाने की परंपरा के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो नेपाल ने जो है ये उपाधि जो है अपने देश की मानद उपाधि जो है उससे सम्मानित किया भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को। एक प्रश्न ये भी आता है कि कौन थे पहले भारतीय सेना प्रमुख जिन्हें ये जो मानद उपाधि है उसे सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम था के एम करियप्पा। के एम करियप्पा 1950 में ये मानद उपाधि धारण करने वाले पहले व्यक्ति थे। 60 नंबर प्रश्न है, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
2020 की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, सी जिनपिंग या फिर साइरिल रामफोसा। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला ही वाला आपका ऑप्शन है यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन जो है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बैठक थी वो आभासी रूप से जो है वो आयोजित की गई थी और थीम की बात करें इस वर्ष तो ब्रिक्स सम्मेलन का विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये जो है थीम रही थी और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो किया था। अगला देखते हैं प्रश्न। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन है ये आपका 2020 में हुआ था नवंबर माह में। इस बार जो है वो 2021 में वो भारत ने अध्यक्षता जो है वो की थी, वो आपका अप्रैल 2021 में जो है वो हुआ था। तो बस भारत जो है वो नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 61 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माल ढुलाई के लिए विशेष रेल मार्ग न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। ये जो रेल मार्ग है उसके संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यहाँ पर अलग अलग कथन दे रखे हैं कि जैसे कि देश में 2 डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं, दूसरा है न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड ईडीएफसी का हिस्सा है और तीसरा है डब्ल्यूडीएफसी कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पिपावा, दाहेज और हजीरा के बड़े जो बंदरगाह हैं उनके लिए फीडर मार्ग जो है वो होंगे। बताना आपको क्या है, बताना है कि सही कौन सा है, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और तीसरा या पहला दूसरा तीसरा तीनों। इसमें केवल सत्य जो है वो कथन पूछा गया था। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो तीनों ही यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। आंसर यहाँ पर आपका डी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। 62 प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है वो क्या है? पेरिस जलवायु समझौते के मानदंड को पूरा करने का प्रमाण पत्र है, कार्बन उत्सर्जन बिना जलमार्ग द्वारा परिवहन का प्रमाण पत्र है, मछलियों के निर्यात योग्य होने का प्रमाण पत्र है या समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। हाल ही के दिनों में दिया जा रहा ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये जो है वो किससे संबंधित है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। जो समुद्र तट हैं उनको दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र है आपका ब्लू फ्लैग। और इसी को ही इको लेवल करके भी नाम जो है वो दिया जाता है। और ब्लू फ्लैग जो कार्यक्रम है उसको फ्रांस के पेरिस से शुरू किया गया था। प्रश्न अगर पूछा जाए कहाँ से स्टार्ट किया गया तो फ्रांस के पेरिस जो है इससे शुरू किया गया था। और ये जो प्रमाणन है वो डेनमार्क की एजेंसी है उसके द्वारा अलग अलग मानदंड रखे गए हैं जिसमें टोटल 33 मानदंड है, उनके आधार पर दिया जाता है। अगला 63 प्रश्न है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित जो है वो किए गए हैं अशरफ पटेल, राकेश जी सरन, पृथ्वी सहाय, निकुंज बिहारी। इस टाइप से 4 नाम है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड से किसे जो है वो सम्मानित किया गया? आंसर की बात करते हैं तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर अशरफ पटेल जो है बिल्कुल सही होगा। अशरफ पटेल जो है इनको ये जो है वो सम्मानित किया गया। 64 प्रश्न है, भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ जो है वो आयोजित किया गया था? मुंबई महाराष्ट्र, पणजी गोवा या फिर कोच्चि केरल या फिर बेंगलुरु कर्नाटक? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ जो है वो आयोजित किया गया था? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो आपका गोवा पणजी जो है ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये आपका 15 से 24 जनवरी 2021
ये मध्य भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में, और कहाँ पर, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम जो है उसमें आयोजित किया गया था। और यहाँ पर कोविड काफी उस समय चल रहा था, तो उसके कारण भारत एशिया में पहली बार इसे हाइब्रिड प्रारूप में जो है वो आयोजित किया गया था, हाइब्रिड प्रारूप में। 65 प्रश्न है, सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा में 10% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद विधानसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनको चुनावी खर्च की सीमा तय कितनी की गई है? 20.10 लाख रुपए, या फिर 30.80 लाख रुपए, या फिर 35.25 लाख रुपए, या फिर 40.20 लाख रुपए। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से बी वाला सही होगा, यानी कि 33.80 लाख रुपए ये जो है वो अब निर्धारित किया गया है। और लोकसभा चुनाव में अधिकतम 77 लाख और विधानसभा चुनाव में अधिकतम 30.80 लाख जो है ये रुपए खर्च करने की सीमा तय की गई है। और इससे पहले कितनी थी? तो इससे पहले इसकी जो सीमा थी वो 28 लाख रुपए थी, और लोकसभा की वो अधिकतम 70 लाख थी, और अब 77 लाख हो गई है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। प्रश्न आपका है कि 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 13वें राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान जो है वो शुरू किया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 13वें राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान जो है वो शुरू किया? आंसर की बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और 24 जनवरी जो है इसको राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है, और 2021 में जो है वो आपका 13वां राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया गया। और मध्य प्रदेश जो सरकार है, एमपी, इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है इसके तहत पंख अभियान, जिसे हम फुल फॉर्म है इसकी पंख की प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज हेल्थ, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो इसकी शुरुआत जो है वो की। 67 प्रश्न है, उत्तराखंड में हाल ही की हिमस्खलन और बाढ़ की जो घटना है उनमें से कौन सी नदी अधिक जो है वो प्रभावित हुई है? धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडर, अलकनंदा। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? जो हिमस्खलन और बाढ़ की घटना घटी थी वो आपकी 7 फरवरी 2021 में घटना जो है वो घटी थी। ये जो घटना हुई थी इससे जो चमोली जिला है उसका तपोवन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। और अगर बात करें नदी की तो आपका ए वाला ऑप्शन धौली गंगा सही होगा। धौली गंगा जो है इसका जो जल स्तर है वो काफी तेजी से बढ़ा था, जिसके कारण आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें काफी नुकसान जो है वो हुआ था। अगले की बात करते हैं प्रश्न की। केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही हो। रेलवे के लिए आपको बताना है कितनी राशि जो है वो निश्चित की गई है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि 1.155 लाख करोड़ रुपए जो है ये 2021-22 में रेलवे के लिए जो है राशि प्रस्तावित की गई है। इनमें से 1.071 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए जो है वो है। अगला प्रश्न 69 प्रश्न है कि पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान, ये जो पुस्तक है इसके लेखक जो है वो कौन है? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है ये जो पुस्तक है इसके लेखक जो है वो कौन है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की चारों ऑप्शन में से। तो ये जो पुस्तक है वो है ए वाला ऑप्शन, डॉक्टर के एन भंडारी। 5 फरवरी 2021 को 5 फरवरी 2021 को भारत के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू, उन्होंने पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया था। और ये पुस्तक जो है डॉक्टर के एन भंडारी जो है इनके द्वारा जो है वो लिखी गई, और ये पुस्तक 2016 से लेकर के
2018 तक के 12 वर्षों में राजस्थान में डॉक्टर अभिषेक सिंघवी जो है उनकी अनुशंसा पर संसद स्थानीय जो क्षेत्र विकास योजना है उसके माध्यम से स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर कि फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी जो सुरक्षित और सफल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों को सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदारी के रूपरेखा जो है वो तैयार करती है। 4 यहाँ पर नाम दे रखे हैं, ओलंपिक मीडिया, ओलंपिक खेलों का प्रभाव, प्ले बुक या फिर ओलंपिक खेलों में चोट की महामारी विज्ञान। आंसर की बात करते हैं तो उस पुस्तक का नाम था सी वाला यानी कि प्ले बुक। तो प्ले बुक नाम से पुस्तक थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसने घोषणा की थी कि उसने पहली प्ले बुक नाम से पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें ये सारी जो सुरक्षा जिम्मेदारियां और सभी की बात की गई है, इसी को लेकर जो है वो बताया गया है। 71 से 75 तक प्रश्न जो है आपके हिंदी गद्यांश पर आधारित आते हैं। लास्ट के हमारे 5 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर गद्यांश को पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता जो है वो दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर जो है वो बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक जो शक्तियां हैं उनका स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो इस पर बेस्ड हमारा 71 प्रश्न पूछा गया है कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, तो बस यही चीज तो वहां पर कही गई थी, आपका ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि आज का जो मानव है अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए ही शंकालु है क्योंकि वो विज्ञान की जो विध्वंसक शक्तियां हैं उससे जो है वो भयभीत है। अगला प्रश्न 72 है कि हमारी विज्ञान धृत जो शिक्षा है उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन जो है वो क्या है। जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन जो है उसका प्रत्यावर्तन, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास या फिर सर्वांगीण विकास। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। तो यही आपका सही हो जाएगा। 73 प्रश्न है, तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की इनमें से कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, नैतिक आत्मिक जो मूल्य हैं उनको विकसित करके जो है वो रोक सकता है। सेकंड लास्ट प्रश्न 74 देखते हैं क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 75 तक हम प्रश्न देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण विकास जो है वो नहीं कहा सकता क्योंकि। 4 ऑप्शन है, नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपको बताना है साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं, या फिर जीवन में आशातीत का समावेश नहीं हुआ है, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, या फिर भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। आंसर की बात करते हैं, पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न हमने प्रैक्टिस कराया, आप सभी का एक लाइक तो बनता ही है। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 75 प्रश्न है, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तब संभव है, तभी संभव है जब व्यक्ति जो है उसकी क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, उदात्त जो भावनाएं हैं उनको विकसित किया जाए, क्षुद्रता जो है उसको राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, या क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए। सब पैराग्राफ पर आधारित है। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता जो है वो ना बनने दिया जाए। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि भारत में वित्तीय आपातकाल जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसकी घोषणा आज तक कितनी बार की गई।
5 बार, 4 बार, 1 बार या कभी नहीं? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे और जो पेट के एग्जाम के लिए आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।